Hi Anish. Hi Pankaj, how are you? Welcome to Corin Palette. Thank you. I am founder of Corin Palette. And ambience is really very good. Rajan, how are you? पता है आजकल जिस भी लॉयर से मैं दिल्ली में मिलता हूँ वो ये कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ लोग पोलाइटली ये भी कहते हैं कि मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, मगर मेरा मन में एक सवाल है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट, जहाँ हर दिन आम आदमी धक्का खाते हैं, वहाँ कौन सा लॉयर प्रैक्टिस करते हैं? कहाँ है दिल्ली में वो लॉयर्स जो सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और शाम से कहते हैं कि हाँ जी मैं वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ? अवनीश, आप कौन सा कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो? देखिए, मैं तो आम लोगों के लिए काम करता हूँ और मैं यूँ कहूँ आम आदमी का लॉयर हूँ। मैं आम आदमी का लॉयर हो? आम आदमी पार्टी का तो लॉयर नहीं। नहीं, आम आदमी पॉलिटिकल एफिलिएशन है आपको? आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल ही नहीं है। मगर आजकल खासतौर पे दिल्ली में बिना पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन का लॉयर अपने को स्टेटस का नहीं समझते। बट होता क्या है ना, दुनिया देखना चाहती है एलीट क्लास को, जहाँ से ना चकाचौंध की दुनिया दिखे। हाँ। अब चकाचौंध की दुनिया तो सुप्रीम कोर्ट की है। हाँ। लोअर कोर्ट की जो कंडीशंस हैं, लोअर कोर्ट में भी लोग अच्छा पैसा। तो आप अपना विजिटिंग कार्ड में क्या लिखते हो? फाउंडर लॉ फर्म, जो आपका लॉ फर्म है, या प्रैक्टिसिंग लॉयर सुप्रीम कोर्ट? जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया था तो मैंने लिखना स्टार्ट किया एडवोकेट। लोगों ने बोला ये तो बड़ा छोटा लग रहा है। तो थोड़े टाइम मैंने भी लिखा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्लाइंट तो थे नहीं, कार्ड ही बांटना होता था। तो मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में एनरोल था। तो जब मैंने एनरोल कराया तो मैंने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखना स्टार्ट किया। तो फर्क यही पड़ा कि मुझे अच्छा लगने लगा और जिनको मैं कार्ड देता उनको अच्छा लगने लगा। बट अल्टीमेटली ना क्लाइंट आना चाहिए था। क्लाइंट ना सुप्रीम कोर्ट से आया ना लोअर कोर्ट से आया। हकीकत देखा जाए कितना हाई कोर्ट्स है देश में? 30-35? 35 नहीं होंगे, 30 के कमी है। कोई बात नहीं। कितना लोअर कोर्ट्स है देश में? लोअर कोर्ट तो देखिए 6,000 6,500 7 डिस्ट्रिक्ट करीब आप सब मिला के। हाँ, सब 7,000 तो नहीं होंगे। सेशंस मिला के, लोअर कोर्ट मिला के, कमर्शियल मिला के, सब मिला के कितने होंगे? अगर हाँ इतने होंगे। अगर कोर्ट मीन्स जज जिस कोर्ट में बैठते हैं, मतलब अगर मैं 30,000 कोर्ट की बात करूं तो वहाँ करीब 50-60 से ज्यादा जज। हम बात कर रहे हैं कस्बा में जो कोर्ट्स है, जो डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो विशाल जुडिशियल सिस्टम है, एक छोटा सा हिस्सा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जहां मात्र 10% लोग अपना मुद्दा लेके पहुंच पाते हैं। तो लॉयर्स, आप जैसे लॉयर्स प्राइड क्यों नहीं लेते कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं? राजन, क्या इस बात का खुशी क्यों नहीं है आप? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। राजन, क्या था कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मैं बहुत ही छोटे गांव से आया हूँ और हिंदी मीडियम भी था। अच्छा। और हमारे स्कूल में तो ये था कि हम वो बोरा बोलते हैं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बोरा लेकर जाते तो वहीं बिछा के वहीं पढ़ाई करते थे। तो ये क्लास 5 तक चला था। जब मैं प्रैक्टिस में आया तो मैंने ना एक्चुअली सिस्टम को उस समय समझना स्टार्ट किया। और क्या समझे आप? तो वहां पे स्टोरी एक तो ये लेसन थी पहले कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ना लिखूं कार्ड में तब तक बेहतरीन केस मुझे नहीं मिल रहा है। नहीं। दूसरा लेसन क्या था? दूसरा लेसन था कि अगर फर्स्ट जनरेशन है तो आपको काम नहीं मिलेगा। ये शुरू में मुझे पता लगा, बाद में लेकिन मैंने इसको झुठलाया, इन दोनों कंसेप्ट को। इस तरीके से हुआ कि मैंने कहा सारे क्रीम काम करना चाहते हैं, क्योंकि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर जाते हैं वो सारे अपील के मैटर जाते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कम होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है तभी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो मैटर तो सारे नीचे आते हैं, बट वहां पे कोई काम करना नहीं चाहता है। अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूं, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूं, मैं कंपनी सेक्रेटरी और लॉयर हूं, तो अब वहां पे नीचे कोई काम नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा जहां कोई काम नहीं करना चाहता है मैं वहां कुछ सेटअप करता हूं। इसका मतलब जितने बड़े लॉ फर्म्स है इंडिया में वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का जो भी काम काज है वो सब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है छोटे लॉयर के लिए। नहीं, देखिए सब कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम जो हमारे बार काउंसिल के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। वो नहीं है, बट अनऑफिशियली छोटे लॉयर को असाइनमेंट दे दिया जाता है, क्योंकि बड़े लॉ फर्म्स का प्रेजेंस नहीं है टायर 2 टायर 3 सिटीज में। देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है कि बड़ी लॉ फर्म्स छोटे काम करती नहीं है। आप बड़ी लॉ फर्म हो?
मैं छोटा काम करके बड़ी लॉ फर्म हूँ। मैं छोटा काम करके बड़ी लॉ फर्म हूँ। बड़ी लॉ फर्म्स में बड़े काम होते हैं जो कि मेट्रो सिटी में काम होते हैं। मैं जो काम करता हूँ टायर 2 टायर 3 सिटीज में करता हूँ। 650 डिस्ट्रिक्ट में आप ना बाहें फैला के काम कर रहे हो। इसका मतलब क्या 650 डिस्ट्रिक्ट में आपका एसोसिएट लॉयर्स है? बिल्कुल। हम लोग पूरे इंडिया में जब हमने काम स्टार्ट किया तो आज के डेट में मेरा विजन ये था, वन कॉल कॉर्पोरेट सॉल्यूशन। मैं समझ गया, बट मेरा सवाल ये था कि ये 650 डिस्ट्रिक्ट में एसोसिएट्स डाल के एक लॉ फर्म चलाना इतना आसान नहीं है, बिकॉज इतना सारे छोटे शहर का लॉयर्स बड़ा टेम्परामेंटल होते हैं। आज आपका केस हैंडल कर रहे हैं, कल बोल रहे हैं मैं नहीं करूंगा, पैसा उल्टा सीधा मांग लेते हैं। ये कर कैसे रहे हो और बड़े लॉ फर्म्स क्यों नहीं कर पा रहे? टेम्परामेंट नहीं होता है वहां पे। क्या है ना कि एक अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होते हैं कई बार। जब हम जिस एनवायरनमेंट में, जिस इकोसिस्टम में हम रह रहे होते हैं ना, हम ज्यादातर उसके बारे में सोचते हैं। जब हम कॉर्पोरेट में बैठे हुए हैं तो हमको ये लगता है कि दुनिया यही है। छोटे शहर का कोर्ट्स कैसे फंक्शन करता है, और वहीं से मेरे ख्याल से नक्स का शुरुआती दौर हुआ था कि छोटे शहर का केस उठाना। तो राजन क्या है, इस पे एक स्टोरी है। मैं 2008 की बात है और करीब जून का महीना होगा, मैं काम कर रहा था। वहां पे हुआ कि कंज्यूमर केस आया जिसमें कंप्लेन था 300 रुपए का, और ये था सिल्लीगुड़ी का। अब हुआ कि भाई लॉयर वहां पे केस कैसे हैंडल करेंगे, वो भी कंज्यूमर फोरम का। तो मुझे उस कंपनी ने बोला कि आप चले जाओ वहां पे, जाके वकील ढूंढ के आओ। मैं चला गया वहां पे, 2 दिन का ट्रेवल, फ्लाइट से गया, फ्लाइट से आया, वहां 2 दिन रहा और एक वहां पे लॉयर मैं ढूंढ के आया। उसकी फीस जो मेरी ट्रेवल कॉस्ट थी उसकी 25% थी। आया, 4-5 डेट्स हुई, उसके बाद फिर से उन लर्नेड लॉयर ने अपीयर करना बंद कर दिया। दोबारा मुझे कंपनी ने फिर से भेजा, फिर से ट्रेवल कॉस्ट और सारी कॉस्ट आई, और उस लॉयर ने फिर से किसी और को मैंने एंगेज किया और ये मैटर हुआ। स्टोरी यहाँ ये थी कि यहाँ पे कॉस्टिंग जो थी, मेरी ट्रेवल और उस कंपनी की ट्रेवल की कॉस्टिंग कहीं ज्यादा थी, उस लॉयर की जो फीस थी वो कम थी, और वहां पे ना गैप्स थे बड़े सारे। इससे क्या सीख मिली? इससे मुझे ये लगा कि क्यों नहीं मैं जब भी कभी ऐसा स्टार्ट करता हूँ तो ऐसा ये जो गैप है ना उसको मैं पूरा करूँ। आप छोटे टायर 2 टायर 3 सिटीज का डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट का लॉयर्स के साथ कैसे एलिजेंस बिठाते हैं, उनके लिए लॉ फर्म कोई मायने रखता है क्या? बिल्कुल रखता है। देखिए क्या है कि आज के डेट में जितनी भी टॉप की कंपनीज हैं वो चाहती है कि मैं कैसा लॉयर रखूं, तो उनको लॉ फर्म चाहिए, टॉप पे लॉ फर्म चाहिए। उनके एग्रीमेंट्स में होता है कि मुझे कंसल्टिंग फर्म चाहिए तो मुझे PwC, KPMG और ऐसी फर्म चाहिए। मुझे लॉ फर्म चाहिए तो ये मैं नाम नहीं लूंगा, ये टॉप की 5 लॉ फर्म्स चाहिए। वो मिड साइज लॉ फर्म, स्मॉल लॉ फर्म्स जाते नहीं है। इंडिविजुअल लॉयर्स तो वो बिल्कुल नहीं जाते हैं। कॉर्पोरेट की लैंग्वेज है ना, वो हम लैंग्वेज समझ सकें। ओके। मैंने कॉर्पोरेट साइड में 9 साल जॉब किया है, तो मुझे उनकी भाषा समझ में आती है। मुझे पता है कि उनको क्या जरूरत है।
और उसी जरूरत को मैं वहां आगे तक समझाता हूं और फिर हम दोनों अविनाश, मिलकर काम। ये जो आपने कहा कि कंपनियां टायर 1 लॉ फर्म्स चाहते हैं और इसके लिए मुंह मांगे पैसे भी देते हैं टायर 1 लॉ फर्म्स को, और टायर 1 लॉ फर्म्स एंड ऑफ द डे छोटे शहर का या टायर 2 सिटीज का लॉयर को एसोसिएट करके रखते हैं। क्या ये प्रोसेस सिर्फ नक्स जो आपका कंपनी है उन्होंने अपनाया है, या सारे लॉ फर्म्स इस तरह जा रहे हैं? राजन, मेरा विजन पड़ा था, मुझे पूरा इंडिया में हर कोई सिटी, हर एक सब जिला जहां पे था, मुझे वहां पे काम करना था और मैंने उसकी रिसर्च करी थी। आज तक मैं पूरे इंडिया में 350 कोर्ट्स में जा चुका हूं और वहां मैं देख चुका हूं, वहां मैं अपीयर हो चुका हूं, वहां की कंडीशंस में देख चुका हूं। क्या फर्क है टायर 2 सिटीज का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या सेशन कोर्ट का? फर्क बड़ा सिंपल है। आप दिल्ली और गुड़गांव के कोर्ट्स में आप चले जाएं, आपको फर्क नजर आ जाएगा। क्या फर्क है? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मेजर समस्या है। जैसे आप दिल्ली के कोर्ट्स में एसी लगी हुई है, बैठने की अच्छी जगह है, चेंबर्स की भरपूर व्यवस्था है, और वही अगर कुरुक्षेत्र का कोर्ट हो तो आप कुरुक्षेत्र में चले जाएं। और देखिए हरियाणा, कुछ मैं स्टेट्स कहूंगा, हरियाणा थोड़ा बेहतर है। हरियाणा थोड़ा बेहतर है। अगर हम आप यूपी चले सोचे, जाएं, ईस्ट यूपी में चले जाए, ईस्ट ईस्ट यूपी चले जाए, बिहार चले जाए, झारखंड चले जाए, कैसे है असम वो, चले जाए, कैसे है वो तस्वीर? चैम्बर नाम की चीज नहीं है। पहली बात किसका? लॉयर्स के लिए। ये लॉयर्स आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। जिस तरीके से लर्निंग, वो कहाँ बैठते हैं? बेंचेज होती हैं, टेबल्स होती हैं जनरली वहां पे। अब टेबल कहाँ होता है? कई बार टेबल पे छत होती है, कई बार टेबल पे छत नहीं होती है। महीना जुलाई क्या होता है, टेम्परेचर 40 भी होती है, 45 भी होती है और 25 भी होती है। वैसी कंडीशंस में करना। लॉयर्स के अलावा जजेस की भी वही है। कैसा? ऑनरेबल जजेस जितने हैं उनके लिए भी जो कोर्ट रूम बने हुए हैं, वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं। वहां पे प्रॉपर उनके लिए कंप्यूटर्स नहीं है, कई जगह वहां पे उनके एसीज नहीं है। आप पूरा टाइम 10 घंटे लगातार आप काम कर रहे हैं और आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था। पर कंप्यूटर तो बहुत बेसिक चीज है। 40,000 में कंप्यूटर आती है। 40,000 में आता है। आप जब हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो वो बात तो सही है। हाँ। कि आज हम दिल्ली में ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिल्ली में हम व्यवस्था हो जाती है, वहां की अलग व्यवस्था है। तो रिकॉर्ड कीपिंग कैसे होती है? आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तमिलनाडु के कोर्ट में मैं गया था, वहां पे ना 40 लॉयर्स की सिर्फ बार थी। अब वहां पे 2 कोर्ट रूम बना हुआ था। दोनों कोर्ट रूम में ना वो छज्जे लगे हुए थे, जो आपने पुराने जमाने में देखा होगा ना, जो मिट्टी के छज्जे जैसा होता है, तो वैसा लगा हुआ था। अब जब मैं गया तो वहाँ के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, जो वो छोटी सी बार के, वो लगाए। मैंने कहा भाई साहब बैठते हैं? तो लगे हाँ आप आ जाइए। कोर्ट रूम में ही हम चले गए बैठने। तो मैंने कहा कहीं बाहर बैठते हैं, आपके चैम्बर में टेबल ही होगा। तो बोला भाई साहब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ बस हमारे जज साहब से अच्छे रिलेशन है, जब कोई आता है तो हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं, यही हमारी मीटिंग हो जाती है कोर्ट रूम के अंदर ही। इस किस्म के एनवायरनमेंट में जस्टिस डिलीवर कैसे होती है? देखिए, जस्टिस डिलीवर का सिस्टम बड़ा डिफरेंट है। जस्टिस डिलीवरी कई चीजों पे डिपेंड करती है। किस तरह का केस फाइल हुआ है, क्या इम्पार्शियल हो सकता है? देखिए, इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। क्या बैलेंस जस्टिस डिलीवरी जब इंफ्रा ना हो, जो पर्सनल रिलेशनशिप में कोर्ट चलती है, वहाँ इम्पार्शियल और स्पीडी जस्टिस डिलीवरी पॉसिबल है? देखिए क्या है कि आपको बताऊं राजन, कि कई बार जब हम जब बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ इमोशन नहीं होता है। बट जब हम छोटे शहर में जाते हैं जहाँ पे 40 वकील हैं और 4 जज हैं, वहाँ एक फैमिली हो जाती है। बट ये बात भी सही है कि वो फैमिली जस्टिस से छेड़छाड़ नहीं करती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इतना क्लोज हो कि आप एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे का घर में आना जाना होती है। इतना मुद्दा बना जब प्राइम मिनिस्टर चंद्रचूड़ साहब का घर पे गए, पूरा मीडिया उसको इतना उछाले। वहाँ तो छोटा शहर में हर ओकेशन में एक दूसरे का घर में जाते ही होंगे, तो आप जस्टिस डिलीवरी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? जस्टिस डिलीवरी होती है एविडेंस पे। उस मैटर में क्या एविडेंस फाइल हुआ है, उस मैटर में प्लीडिंग किस तरीके की हुई है, उस मैटर में आर्गुमेंट किस तरीके का हुआ है, उस तरीके से। एक बार सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज ने एक बात बोली थी कि जब मैं किसी मैटर को कर रहा हूँ और मैटर वो ज़्यादा मीडिया में जब उछल रहा होता है, तब मैं ना टीवी देखता हूँ, ना मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, कि कहीं ना मैं किसी से बात करता हूँ। इसका रीजन बड़ा सिंपल है, कहीं मैं इम्पार्शियल ना हो जाऊँ।
अवनीश जी, आप मानते हैं कि फेस वैल्यू बहुत मैटर करता है लॉयर का? देखिए, ये सवाल बड़ा मैं कहूँ अजीब तो नहीं है, बट ये सच्चाई है और ये बीटर सच्चाई है। और हमारे जैसे लोग जो गांव से आते हैं, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, वो इस सच्चाई से बहुत रोज फेस करते हैं। क्या आपका फेस वैल्यू बनी है? देखिए, मैं अगर बात कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट में, मैं बात कहूँ कि हाई कोर्ट में ना, मेरी क्या वहाँ फेस वैल्यू सिर्फ 1 से 2% लॉयर्स की है। किसको फेस वैल्यू कहते हैं? फेस वैल्यू उन्हीं को कहते हैं जो लर्नेड सीनियर एडवोकेट्स होते हैं। फेस वैल्यू उन्हीं को कहते हैं। लर्नेड सीनियर एडवोकेट्स बहुत है। क्या आपका 20 साल बाद, क्योंकि आप लर्नेड है और सीनियर है, फेस वैल्यू बन जाएगी? ऐसे तो सैकड़ों सीनियर लॉयर्स है उम्र में, क्या उनका फेस वैल्यू होती है? फेस वैल्यू के लिए 2 चीजें डिपेंड करती है। क्या आप ऐसे केसेस कर रहे हैं जिसको कि दुनिया सुन रही है और दुनिया सुनना चाहती है? क्या आपकी फेस वैल्यू ऐसी है कि आप बार के इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? जैसे अभी आज के डेट में हमारे दिल्ली में इलेक्शंस चल रहे हैं, सारी बार की इकट्ठा होने वाली है अभी मार्च में। तो जो बार के जो लीडर्स हैं उनकी फेस वैल्यू होती है, या कोई सीनियर एडवोकेट्स हैं जो बहुत सालों से चल रहे हैं उनकी फेस वैल्यू है, उनके बच्चों की फेस वैल्यू है। जो नेपोटिज्म है ना, वो इधर भी है। और फेस वैल्यू मीडिया से भी बनती है? मीडिया से फेस वैल्यू, देखिए, मीडिया वहीं जाती है जहां पे ब्रांडेड केसेज होते हैं। ब्रांडेड केसेज मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसपे ना सरकार की नजर आ गई, जिसपे कभी आंदोलन खड़ा हो गया, लिस्टिंग भी कई बार लोगों ने सवाल उठाए हैं लिस्टिंग को लेके। सैकड़ों केसेस, सालों साल, 3 साल 4 साल तक डिसीजन नहीं मिलता है। एक पॉडकास्टर है रणवीर इलाहाबादी, उनका केस कैसे 2 महीने, 1 महीने के अंदर, 2 महीने भी नहीं, 1 महीने के अंदर कैसे सुप्रीम कोर्ट में कैसे उसका फैसला आ गया? भाई, इसका जवाब राजन आपने खुद ही दे दिया है। तो अभी इससे पहले का जो जवाब है वही जवाब था। क्या वो इस कारण से, क्योंकि उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे कोई एक ऐसे लॉयर जो किसी बड़ा जज का बेटा है? नहीं, ये एंगल तो देखिए मैं नहीं मानूंगा, ये एंगल नहीं है। बट यहाँ 2 एंगल जरूर होता है कि अगर कोर्ट को लगता है, अब लगना बहुत ही ना वाइड इश्यूज हैं, कोर्ट को लगता है कि ऐसा कोर्ट को कैसे लगवाया जाए कि मेरा मुद्दा इम्पोर्टेंट है? क्या मैं सेलिब्रिटी हूँ? रणवीर इलाहाबादी एक सेलिब्रिटी पॉडकास्टर है, इस कारण से कोर्ट को लगा कि हाँ, ये फैसला जल्दी देना चाहिए? कोर्ट की नजर में सब इक्वल है, कोर्ट किसी के लिए पार्शियल नहीं होती है। बट सवाल आता है लिस्टिंग को लेके। तो अगर लिस्टिंग होती है और उसमें अपीयरेंस कभी सीनियर एडवोकेट्स की होती है या बड़े लॉयर्स की होती है, कोर्ट उन्हें सुनती है। मैं बहुत फेमस पॉडकास्टर नहीं हूँ ना, आप बहुत फेमस किसी बड़ा जज का बेटा है आप। अगर ये केस हमारा दोनों का होता था तो क्या सुप्रीम कोर्ट पे आप मेरे को बिना लोअर कोर्ट में जाके सीधा मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग करा सकते थे? क्या 1 महीने के अंदर फैसला ले सकते थे? राजन, सीधा जाना, देखिए, हर चीज की ना ज्यूरिस्डिक्शन बनी हुई है, पेकुनियरी ज्यूरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन। तो ये ना सीधा तो नहीं गया होगा वहां पे। सीधा अगर जाता है तो किसी ऑलरेडी लोअर कोर्ट से गया होगा या फिर अपील में गया होगा, हो सकता है किसी तरह का रिटिफाइड हुआ हो। आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, मैं तभी बता रहा हूँ। बट क्या है कि फाइल तो प्रोसीजरल होता है, फाइल के लिए कोई रूल नहीं है, कोई ब्रेक कर सकता है। अगर ये लोअर कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन बनती है तो ही जाएगा। हाँ, ये तय है कि इसकी ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट फाइल हुआ है तो वहाँ इसकी ज्यूरिस्डिक्शन होगी। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आप और हम, तो जवाब है कि शायद नहीं। अगर मैं शायद 2nd जनरेशन लॉयर होता, 3rd जनरेशन लॉयर, तो मेरे पे प्रेशर भी होता कि मुझे अपने फादर जैसा बनना है, उनसे बड़ा जाना है। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। अवनीश जी, फॉरेन पैलेट का कॉफी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। और मैं यहाँ आते रहता हूँ। आदिल, कौन सा कॉफी पिलाओगे? सर, हमारे पास सबसे अच्छा हमारा एक सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी। यू कैन ट्राई फॉर दैट, इट्स मस्ट ट्राई। और ब्लैक कॉफी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए। हाँ, मैंने सुना है कि ब्लैक कॉफी, और मैं लेता भी हूँ इनफैक्ट। अच्छा, मेरे लिए भी ब्लैक।
Avnish, I'm very curious to understand this. You said that smaller cities do not have adequate infrastructure. जहाँ जस्टिस डिलीवर करने के लिए जो बेसिक कंप्यूटर्स, बैठने का चेयर टेबल या जजेस का चेम्बर्स, ये सब कई कोर्ट्स में नहीं है। और इन तमाम जगह पे सरकार बहुत जल्दी बहुत यंग लीगल ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रहे हैं एज जजेस। किसी की उम्र 25 साल 26 साल है। अब इतना मैच्योरिटी क्या उनके अंदर होंगे जस्टिस डिलीवर करने का, या जज होने का भी जो मैच्योरिटी है, मेंटल मैच्योरिटी जो एक्सपीरियंस से आती है। जब तक आप 10-15 साल लॉयर होके काम ना करो, आप कैसे जज बन सकते हो? राजन, ये ना एक्चुअली डिबेटेबल इश्यूज हैं और आजकल इस पे डिबेट्स बहुत ज्यादा हो भी रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी पीछे बोला था। तो मैं इसको दो तरीके से मैं समझता हूँ। एक्सपीरियंस का ऐसा है कि देखिए, जिसने एग्जाम क्लियर किया है, 5 साल लॉ पढ़ा है और एग्जाम थियोरेटिकल होती है और लॉ थ्योरी का आगे है। मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। जजमेंट सिर्फ किताब पढ़ के तो नहीं दिया जा सकता है। जजमेंट में एक बड़ा हिस्सा होता है इंस्टिंक्ट, जिसको ब्लेंड करना पड़ता है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे आपने कहा, पर जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग प्रैक्टिकल होती है। वहां पे लोग जाते हैं, जजेस हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर एडवोकेट्स जो हैं या बार के एडवोकेट्स हैं, वो लोग भी जाते हैं और वहां पे ट्रेन करते हैं लर्नेड जजेस को, जो फ्रेश जजेस आते हैं, जो लोअर कोर्ट्स के लिए आते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, ये सच में मिसिंग है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिसिंग है, कंप्यूटर्स नहीं है, जुडिशियल कंप्यूटर्स नहीं कई जगह पे, कई जगह कंप्यूटर्स है, कई जगह वर्किंग नहीं कर रही है, कई वर्किंग नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए जुडिशियल ऑफिसर्स, लोअर ऑफिसर्स, जो मुंशी या उन किस्म का लोग, वो वेल ट्रेन नहीं है। अब इन माहौल में आप एक 26 ईयर ओल्ड को, ये आईएएस नहीं है कि मैंने एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की, बिकॉज आप जजमेंट दे रहे हो जो लोगों का लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप वो जजमेंट दे ही कैसे सकते हो अनलेस यू हैव लाइफ एक्सपीरियंस? सो हाउ कैन यू बी अ जज? देखिए, ये मैं भी चाहता हूँ और पूरा देश भी चाहता है, क्या और सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि इसमें एक्सपीरियंस लॉयर जिन्होंने प्रैक्टिस की हो वही जज बने। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कमेंट भी किया है और शायद मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री काम भी कर रही है। आप मिनिस्ट्री को क्या सलाह देना चाहते हो? अब लॉ मिनिस्टर को क्या कहना? जो आप कहना चाह रहे हैं मैं वही सलाह देना चाह रहा हूँ। आपका जुबान से मिनिमम एक्सपीरियंस कुछ ऐड करना चाहिए, चाहे वो 2 साल का हो या 3 साल का हो। देखिए, बहुत 2-3 साल एडिक्वेट है। देखिए, लोअर कोर्ट के लिए एडिक्वेट। वहां पे सिस्टम क्या है कि उनकी जो ट्रेनिंग होती है ना, जस्टिस कैसे डिलीवर करना है ना, ये ट्रेनिंग उनकी होती है और वो ट्रेनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। इसलिए कि मैं बहुत नजदीक से देखता हूँ। अगर इतना स्ट्रॉन्ग है सब कुछ, इतना ही, तो लोअर कोर्ट बेल क्यों नहीं देते? डरते क्यों है? नहीं डरते हैं लोअर कोर्ट जजेस बेल देने में? नहीं, देखिए ये कंसेप्ट क्या है, खुल के बोलो अविनाश जी, डरते हैं हाँ या ना? नहीं, डरना मैं नहीं कहूंगा आपको। तो क्या कहोगे? क्यों नहीं बेल मिलती है? क्यों बेल मिलने के लिए हाई कोर्ट आना पड़ता है? और कितना लोग आजमगढ़ से, विशाखापट्टनम से हाई कोर्ट आए, और कितना जेल बना ले सरकार। अगर बेल ना हो तो जेल होंगे उतना। देखिए, बेल के लिए मैं बताऊं कि बेल के लिए जो रूल है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में कई बार बोला है, या जो नया अभी लॉ भी अमेंड हुआ है उसमें भी चीजें हैं। बेल के लिए सिंपल रूल है, लिखा हुआ है, गाइडलाइन है कि क्या किस तरीके के सिस्टम में आपको बेल देना है। फिर भी लोअर कोर्ट जजेस, सेशन कोर्ट जजेस बेल नहीं दे रहे। तो यहाँ एक्सपीरियंस मैटर नहीं कर रहा है, इच्छा शक्ति मैटर कर रहा है। इच्छा शक्ति मैटर कर रहा है, और वो इच्छा शक्ति एक एक्सपीरियंस से आती है कि मैं समझता हूँ, मेरा लंबा एक्सपीरियंस रहा है कि इस केस में दम नहीं है। जब इनएक्सपीरियंस्ड होंगे आप, तब हर कदम पे आप सटीक जजमेंट देने के लिए डरोगे। हाँ या ना? नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपल से बता रहा हूँ। आज हम इस कॉफी शॉप में बैठे हैं, बार एंड पैलेट्स। थोड़ी देर में अभी आज से मैं बात बताऊं कि आज से मैं 20 साल पहले की बात बताऊं। अवनीश श्रीवास्तव, ऐसे कॉफी शॉप में घुसने में मेरी शायद मैं घुस ही भी नहीं पाता। ऐसा नहीं था कि मैं पैसा नहीं कमाता था, ऐसा नहीं था कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेरे में ना गट्स नहीं था। गट्स इसलिए नहीं था कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं इस चीज को ना कोरिलेट कर रहा हूं, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो हो सकता है
आपकी एक्सपीरियंस की भी कमी हो। बड़ा महंगा कोट पहने हो आप, टाई भी बहुत खूबसूरत है। आज मेरे ख्याल से ये 5-6 हज़ार का कोट होगा। ये पहन के जब आप नहीं, कहीं ज्यादा का है। आई एम सॉरी, बुरा मत मानिए, कहीं ज्यादा का है। तो ये कोट और ये खूबसूरत टाई पहन के जब आप सेशन कोर्ट पे खड़े हो जाओगे, जहां आमतौर के जो लोकल लॉयर्स है जो फाइल लेके आपका पीछे रहेंगे, दिल्ली से साहब आए हैं, तो वो जज इन्फ्लुएंस होंगे आपका कोट देख के, आपका ये टाई देख के, आपका वो कार्ड देख के कि आप दिल्ली से आए हो, कोई केस को फेस वैल्यू इसी को कहते हैं। अगर उस जज का 15-20 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, क्या आपको वो फेस वैल्यू को वो कदर करेगा? शायद नहीं। वो डरेंगे नहीं आपसे। अब ये फैलेसी है जस्टिस सिस्टम का, हाँ या ना? देखिए, इसका जवाब हाँ में भी नहीं होगा और ना में भी नहीं होगा, क्योंकि जो फेस वैल्यू का सिस्टम है ना, वो बड़ा डिफरेंट है। मैं राजन आपको जानता हूँ, ये मेरी फेस वैल्यू है। राजन से मैं रोज रोज मिलता हूँ, ये मेरी फेस वैल्यू है। राजन, अगर मैं यहाँ से मेरी टर्नओवर अगर मेरी 1000 करोड़ की है और मैं राजन को नहीं जानता हूँ और राजन से मैं रेगुलर नहीं बात करता हूँ, तो फेस वैल्यू राजन की नज़र मेरी नहीं है। तो यहाँ फेस वैल्यू क्या है ना, लगातार मिलना, लगातार उनसे उनकी कोर्ट में अपीयर होना और बाकी इंटरपर्सनल रिलेशंस, ये फेस वैल्यू होती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग दौर से हम गुजर रहे हैं। शादी में प्यार खत्म हो चुकी है। इंडिया में डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब मुझे उससे मतलब नहीं है कि शादी का परंपरा टूट रहे हैं, हम वेस्टर्नाइज्ड हो रहे हैं। मुझे मतलब है उन कंपनियों में जहां डायरेक्टर थे, शादी करके एक लेडी आई उनका लाइफ में, क्योंकि शादी करके वो आई तो उनको भी उन्होंने डायरेक्टर बनाया। 5 साल से या 10 साल से उनके साथ जो जुड़ा हुआ है, जो कंपनी, जो प्रोफेशनल उनका कंपनी बनाया, उनको नजरअंदाज करके, क्योंकि उन्होंने शादी की एक लेडी को, तो उन्होंने सोचा कि ये मेरा सबसे करीब है आज। अगर डायरेक्टर ये इक्विटी किसी को देना है, इनको देना है, भले उनका प्रोफेशनल कैपेबिलिटी हो या ना हो। और वो शादी कुछ साल बाद टूटती है, सड़ती है, तब वो डायरेक्टर आप जैसे लॉयर के पास आके कहते हैं इसको कैसे बाहर निकालूं। डिवोर्स तो बाद में देखा जाएगा, इसको पहले बाहर निकालना है। किसको? अपना ही वाइफ को। कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि ये प्योर लीगल केस नहीं है, दीज आर क्वासी लीगल, हाईली इमोशनल। इन किस्म का केसेस में आपको क्या लॉयर कम और काउंसलर ज्यादा बनना पड़ता है। जो लड़की शादी करके आती है, उसके साथ आपको ये भी ऐड करना है जो लड़का शादी करके आता है। तो दोनों पर्सपेक्टिव है। हो सकता है वुमेन एंटरप्रेन्योर हो, उसने किसी लड़के के साथ शादी की, तो हम दोनों एक ही एंगल में हैं। हम कई मध्यम वर्ग का जो मिड साइज कंपनियां हैं, जिसको मैं डिफाइन करता हूं 50 से 200 करोड़ का कंपनी, उसका ओनर का बेटा जो शादी करके आ रहे, बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर है ओनर का बेटा, शादी करके जिनको ला रहे हैं घर पे, उनका प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा वो लेडी, बट बनते ही डायरेक्टर बन गया और 4 साल बाद जब अनबन होता है, वो कंपनी का या तो शेयर होल्डर या एम्प्लॉइज, कंज्यूमर सब सफर कर रहे हैं क्योंकि कंपनी टूट रहे कि घर का दरार ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। इन किस्म का केसेस को कैसे हैंडल कर रहे हैं? जब आप किसी दो चीज को मिक्स करते हैं ना, तो गड़बड़ करता ही है। आपने यहाँ बिजनेस और रिलेशन को ना मिक्स कर दिया। अब जब बिजनेस और रिलेशन मिक्स किया तो वो आपको पेन देगा, इसमें गलत नहीं है। जब आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है, उनके साथ आप अपने बिजनेस पार्टनर बना रहे हो तो अच्छी बात है, आपकी एनर्जी बढ़ रही है। बट वहाँ क्या होता है ना कि नुकसान ये है कि लोग क्या करते हैं, पहली चीज प्रोफेशनलिज्म खो देते हैं। बिजनेस की बातें दिन में भी होती है और यहाँ बेडरूम में भी होती है। आपको जो डिसीजंस लेना है, आप घर बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे खत्म हो जाता है। वहाँ पे लीगल हेल्प खत्म हो जाता है। कि पहले क्या होता था ना, धंधा जो बिजनेस होता था ना, आज की डेट में भी जवान पे बिजनेस होता है। लोग कहते हैं यार 50 करोड़ रुपए लेने, मैंने तो जवान दीजिए, मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। सुना होगा आपने। और आज की डेट में जवान की वैल्यू खत्म हो रही है धीरे धीरे, इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हुआ, एग्रीमेंट्स डेवलप हुए। शादी में जब आते हैं ना, तो ये ना फिर से जवान की वैल्यू में चले जाते हैं। हमने 100 करोड़ इन्फ्यूज किया, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं दोनों के बीच में।
अब जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो बात कैसी चल रही है? जबान पे चल रही है। जिस दिन शादी में दिक्कत आई, जबान तो फेल हो गया। अब आप भागते रहे मैट्रिमोनियल कोर्ट्स में, अब भागते रहे एनसीएलटी, भागते रहे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का केस फाइल करते रहे। इस बीच में आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, आपके कस्टमर्स का, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स का, आपका बिजनेस डाउन होता है, आपके एम्प्लॉइज का डाउन हो जाता है। सबसे ब्रिलियंट एग्जाम्पल है, अगर बड़े में देखा जाए, सैकड़ों छोटे 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 फैमिली में मैं ये फैमिली ओन बिजनेस में मैं ये देखता हूँ। आप कैसे हैंडल करते हैं इन किस्म का केसेस को? क्या सुझाव देते हैं डायरेक्टर्स को? क्या उनको वाइफ को बाहर रखना चाहिए बिजनेस से, डायरेक्टरशिप नहीं? अगर वो आप कहेंगे, क्या उनको बुरा लगता है कि हमें ऐसे सलाह दिया जा रहा है? और अगर वाइफ को लाया जा रहा है फ्यूचर अनबन से कैसे कंपनी को अलग किया जाए, वो प्रोटेक्शन का मॉड्यूल क्या है? हमने यही सलाह देते हैं कि आप ना शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट करो। अगर हस्बैंड वाइफ हैं वहां तो हमने मैंडेटरी उनको सलाह देते हैं, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट के अलावा प्री लिटिगेशन एक्सपेंसेस करिए। ठीक है जी, आज के डेट में नहीं झगड़ा है, बहुत प्यार है, जीने मरने की हम कस्में खा रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि शादी के बाद बनाया, मैं तो हजारों एग्जाम्पल दे दूंगा जो शादी से पहले ही दोनों पार्टनर बन गए, क्योंकि उनको पता है मेरी शादी होने वाली है, दोनों पार्टनर बन गए। शादी होते होते ही बिखर गया मामला। अब तो और ज्यादा डेंजरस हो गया, अब तो आप किसी तरीके से कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, अलग ही एंगल है। तो इसमें मेरी सलाह यही होती है कि जनरली आपने ये कंसेप्ट सुना ही होगा प्रेनअप मैरिज का, काल तो यहाँ पे नहीं है, यूएस में है। मेरा सलाह यही होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट, एक तो शेयर होल्डर्स कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए जो बिजनेस पर्सपेक्टिव से है। अगर आपको लग रहा है तो प्रीनअप कॉन्ट्रैक्ट भी करना चाहिए। क्या इंडियन कोर्ट प्री न्यूपिशियल कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं, क्या उनको मान्यता देते हैं? देखिए, मान्यता का क्या है कि अगर मैं कहूँ कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो अलाउड नहीं है अभी, और मेरी समझ से लीगल नहीं है, लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ, अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कर रहा हूँ, यहाँ पर्सपेक्टिव क्या है कि मेरी अगर सारी शादी टूटेगी और तो इस कंपनी का क्या होगा, इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। मेरे बिजनेस का, अगर मेरी शादी टूट रही है, उससे बिजनेस खत्म होना किसी एक दूसरे इंडिविजुअल का मामला नहीं रह जाता है। आज के डेट में आपको पता है कि पीछे कई सारी कंपनीज बंद हुई। जब हम अभी थोड़ी देर पहले हम आईबीसी की बात कर रहे थे तो वहां कंपनी बड़ी सारी बंद हुई। बंद हुई में तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है वो आम लोगों का हुआ है। वहां के एम्प्लॉय जो वहां पे 500 और 1000 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, उनकी रोजी रोटी बंद हो गई। उनको कोई नौकरी देने वाला नहीं, उनके लिए खाने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। जो वेंडर्स थे वो वेंडर बंद हो गए। उस इंडिविजुअल्स जो 4 डायरेक्टर्स थे, 4 शेयर होल्डर्स थे, उनका क्या हुआ? उनका कुछ नहीं हुआ। वो तो अपनी चला लेंगे, यहाँ नहीं तो कुछ और कर लेंगे। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? अवनीश, मैं ये देख रहा हूँ ढेर सारे कंपनी ये कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे इंसॉल्वेंसी कोर्ट में ले चलो। मैं तो हाथ खड़ा कर दिया, मैं तो पैसा नहीं दे सकता। ये हमारा कॉफी बन रहा है, इसका खुशबू इतना अच्छा है। तो इन किस्म का जो ट्रेंड इंडिया में दिखने लग गया, जो पहले नहीं होता था, अब दिस इज एन अमेरिकन इंपोर्ट। अमेरिका में भी कंपनियां जब भागना चाहते हैं तो वो
100 रुपया का कर्जदारी 50 रुपया में दे के निकलना चाहते हैं। इंडिया में वो एवरेज, एक केयर का रेटिंग आई है, एक रेटिंग एजेंसी है केयर, तो वो एजेंसी ये कह रहे हैं सिर्फ 30% ऑन एन एवरेज में, 100 रुपया का डेट है तो 30% में सेटल हो रहे हैं। अब इन किस्म का हालत में इंसॉल्वेंसी कोर्ट में कोर्ट एक रास्ता बन गया है पीछे गली से निकालने का, कंपनी का डायरेक्टर्स का हो, फाउंडर्स को, जो 70% पैसा अपने पास रख लेते और कोई नया बिजनेस चालू करते। राजन, एक्चुअली जब आईबीसी आया तो पर्पस बड़ा डिफरेंट था। जो सिक कंपनीज हैं उनको पहले ये रिवाइवल होती थी कंपनीज का, बाइफर में जाता था, बाइफर के बाद ये हुआ कि अब हम आईबीसी बनाते हैं और इन कंपनी को रिवाइव करते हैं, अगर नहीं चल पा रही है तो ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर करते हैं सीआईआरपी के थ्रू। बट क्या है कि लोगों ने इसमें भी रास्ता निकाल लिया। क्या निकाला? यही निकाला जैसे कंपनी चली जाती है, तो अब दोनों तरीके हैं, जैसे आपने बताया खुद जाना चाहते हैं या कोई और उनको लेकर गया। पर्पस यही है कि डेप्ट वो नहीं दे पा रहा है। बट यहाँ दो तरीके के लोग जाते हैं। पहला तो गया कि नहीं, मुझे रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है, फिर भी मुझे पैसा लेना है, तो मैं इस कंपनी पे प्रेशर बनाता हूँ और कंपनी प्रेशर बना के इनको सीआईआरपी में प्रोसेस में डालने की, मतलब कौन किसके ऊपर प्रेशर? ओनर खुद डिसाइड करते हैं मुझे पैसा देना नहीं है। यहाँ पे दो तरीके के लोग आ रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, मैं वहां भी आ रहा हूँ। पहला तो आया कि एक इंडिविजुअल जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उसने प्रेशर बनाने के लिए, या फाइनेंशियल क्रेडिटर ने प्रेशर बनाने के लिए कंपनी पे डाला। अब प्रेशर डाला तो उसको पैसे निकल गए, क्योंकि कंपनी नहीं जाना चाहती है। अच्छा, है ना? मतलब अब जिनको पैसे लेने हैं वो कंपनी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेशर डाला। हाँ। दूसरा एंगल है कंपनी खुद चाहती है जाना, तो उसमें वेट कर रहे हैं कि राजन जो ऑपरेशनल क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर, मैं उसको पैसा ना दूं, हाँ, जब ज्यादा हल्ला करेगा तब मैं चला जाऊंगा एनसीएलटी में। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। आप जा रहे हो, फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, हाँ। तो मैं जाने देता हूँ। हाँ। ताकि मुझे 100 रुपया का कर्ज 30 रुपया में सेटल हो जाए। अब सेटलमेंट की मैं वही बात कह रहा हूँ कि सेटलमेंट की यहाँ पे जो आता है केवल कर्ज की बात नहीं है। यहाँ पे जैसे वहां पे हुआ मॉरेटोरियम लग जाता है। मॉरेटोरियम में क्या होता है, जितने भी आपके अगेंस्ट में केसेस चल रहे हैं, माना कि कंपनी के अगेंस्ट में 100 केसेस चल रहे हैं, 1000 केसेस चल रहे हैं, सब पे मॉरेटोरियम लग जाता है। कोर्ट कहती है, कोर्ट में स्टे लग गया एक तरीके से, आप मान के चलो कि वहां पे कोर्ट अब उस तरह के मैटर हैंडल, सारे एनसीएलटी में डिसीजन होगी। नहीं, एनसीएलटी डिसीजन नहीं करेगी। अगर लोअर कोर्ट में चल रहा है तो कहेगा मॉरेटोरियम लग गया, अब स्टे लग गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं जी। ये जब आपका आईबीसी मैटर डिसाइड होगा तभी हम कुछ करेंगे। तो अब आप एक चीज से फ्री हो गई कंपनी, लिटिगेशन से। अब ना लिटिगेशन कंपनी के अगेंस्ट में चलेगा ना डायरेक्टर पे चल सकता है, बट जनरली कंपनीज के अगेंस्ट में लिटिगेशन होते हैं। तो एक तो इससे सेव करते हैं वो लोग। दूसरा, आपने कहा कि एक अच्छा बार्गेन सिस्टम है, जैसे आप एक छोटे वेंडर हैं, आपको 10 रुपया भी नहीं मिलता है। तो स्टोरी लाइन ये है कि यहाँ पे कोशिश किया गया था बिजनेस को मजबूत करने का। अब इसका सुझाव क्या है? आप हैंडल कर रहे हो ऐसे केसेस? बिल्कुल हैंडल कर रहा हूँ। मैंने जैसे बताया कि कॉर्पोरेट लॉयर हैं और कंपनी सेक्रेटरीज भी हैं, तो हमारे पास एनसीएलटी और इनक्लेड। आप किन के लिए हैंडल कर रहे हो? जो क्रेडिटर है या जो कंपनियां हैं? दोनों के लिए इक्वल कर रहे हैं। पैसा किससे ज्यादा मिलता है, सच बताओ? पैसा तो देखिए, केस दबाने के लिए लॉयर को पैसे मिलते हैं। नहीं, केस दबाने के लिए मैं नहीं कहूँगा, मैं उस तरह का लॉयर हूँ नहीं, और बहुत सारे लोग लॉयर्स केस दबाने के लिए नहीं करते हैं। लॉयर्स लर्नेड होते हैं और उसको केस लड़ने का पैसा लेते हैं। आप किस तरफ हो? क्लाइंट कंपनी है और वो खुद उस केस को ले जाना चाहते हैं एनसीएलटी में ताकि उनको 70% का बचत हो जाए, या आप क्रेडिटर के तरफ हो जो चाहते हैं कि मेरा पैसा निकल आए? देखिए, मैं ना इसका दो तरीके से मैं जवाब दूंगा। एक तो आपने जैसे मेरा पहला सवाल पूछा था, आप कौन है, तो मैंने कहा मैं एक आम आदमी भी हूँ। मैं अगर आम आदमी की तरफ से सोचूं और एक इंडियन सिटीजन की तरफ से सोचूं, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। आईबीसी लॉ में जो इस तरह की लैकुनास है ना, ये खत्म होना चाहिए। बड़ा खूबसूरती से आपने बात को घुमा दिए। आप किस तरफ ज्यादा केसेस लड़ते हो? देखिए, हमारे पास जहां से पैसा ज्यादा मिलेगा हम वहीं लड़ेंगे। ये बहुत सिंपल है। अब वो पैसे ज्यादा कौन देते हैं? ऑब्वियसली कंपनियां जो लॉ स्टार्ट जो एनसीएलटी में ले जाना चाहते हैं वो ज्यादा पैसा देना चाहते होगा। देखिए, पैसा का दोनों तरीके से मिलता है, क्योंकि ये बहुत साफ है। दोनों लिक्विडेशन करके आज फायदा है कंपनी का डायरेक्ट? नहीं भी है, क्योंकि आप क्यों वो दूसरा कंपनी खोल लेगा? दूसरा कंपनी आप डायरेक्ट नहीं खोल सकते हैं। आपकी सारी कंपनी जब आप पे मॉरेटोरियम चलता है, तो जो भी आपकी नॉन प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज वो होती हैं उस पे।
उस पे होता है, उसको सेल करके मिलता है। जो कंपनी होती है, कंपनी के बाद अगर नहीं दे पाती है तो डायरेक्टर्स का भी जाता है, शेयर होल्डर्स का भी जाता है। तो ऐसा नहीं कह सकती कि डायरेक्ट होता है, बट एक बात सही है राजन कि ये सब इनडायरेक्ट विंडो से जाते हैं, उसी कंपनी को बिड के थ्रू किसी और के नाम से परचेज करते हैं। जैसे आपने एक और कंपनी बनाई अपने ड्राइवर के नाम से, अपने किसी भी रिश्तेदार का नाम से, और उसको खरीद लिया, आप दोबारा बिडर बन गए और आपने उनके नाम से परचेज कर लिया, औने पौने दाम पे आपने खरीद लिया, है ना। तो औने पौने दाम मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं देखिए मैं लीगल आपका मुस्कुराहट सब कुछ कह रहे हैं। मैं और इसमें बड़े पैसे बनाते हैं आप जैसे लॉयर। नहीं, मैं देखिए फीस से तो नहीं बनती है जितना इससे बनता है। नहीं सेटलमेंट राजन, ये सच्चाई नहीं और है। सेटलमेंट आप आर्बिट्रेशन का भी कर रहे हो। आर्बिट्रेशन आधा आर्बिट्रेशन सेटलमेंट है। देखिए राजन, क्या है कि आपको लॉयर पैसा कमाते हैं अपनी प्रोफेशनल फीस से, मैं भी वैसे ही कमाता हूँ। सेटलमेंट के लिए जहां तक कौन सा गाड़ी चलाते हो आप? गाड़ी देखो, गाड़ी जो कंफर्ट गाड़ी चलाते हो? अब जब आप ये कह रहे हो कि आप उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव से उठ के वहां का लीगल स्ट्रगल कोर्ट का देख के आप दिल्ली में आए हो और बड़े हुए हो, आज आपका फर्म काफी बड़ा फर्म में गिना जाता है, एथिक्स कितना इंपॉर्टेंट है? एथिक्स जो मेरी फॉर्म है, जहां हम करीब 40 लोग हम काम करते हैं, 40 कंपनी सेक्रेटरी लॉयर्स हमारी टीम में हैं। इसके अलावा हम लोग स्मॉल सिटीज में सारे 600 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। एथिक्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैंने जिंदगी में कभी भी एथिक्स के साथ मैंने समझौता नहीं किया। क्या एथिक्स के साथ समझौता ना करके एक बड़ा लॉ फर्म बनाया जा सकता है? बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। क्यों लोगों का ये परसेप्शन है वकील साहब के पास तभी जाओ जब कोई और रास्ता ना हो? ये इंडिया में ऐसे है, बाहर ऐसे नहीं। ऐसे क्यों है परसेप्शन वाइज? मिसकंसेप्शन किसी चीज का, जैसे लॉयर्स मतलब 90% लोग मानते हैं लॉयर मतलब लायर। तो अब ये क्या ना मिसकंसेप्शन है। हम ना राइट्स के लिए लड़ते हैं, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पता है। आज की डेट में मैं कहूँ, हम जहाँ बैठे हैं, कल की डेट में एक आम आदमी होगा, यहाँ पता है कि कहीं की बिलिंग आई, जैसे यहाँ कॉफी का बिल आता है, आल्दो ये अच्छी कॉफी शॉप है, बिल आया और यहाँ पे इन्होंने 10 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया। आम होगा आदमी होगा तो यही कह रहा है 10 रुपया लगा जी, छोड़ो जी, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। लॉयर्स होते हैं वो अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, 10 रुपए के लिए भी केस करेंगे और 10 रुपए के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आता है तो वो आम आदमी को ही फायदा होता है। अब ये तो बदनाम हो गया कि हाँ ये वकील है, तो ये तो क्या है कि ये तो वही ऐसे ही है, किचकिच करता है हर बात में, छोटी छोटी चीज पे। हम तो किचकिच नहीं कर रहे हैं, हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं, आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं। Good, this smells so good. Black coffee is for me. This is 60 per hour. It's origin coffee. It's a specialty of that pod and pellet. Okay. And that's also black? No, that one is milk-based coffee. Okay. Latte. Hot latte. Enjoy coffee, sir. थैंक यू सो मच, Thanks a lot. थैंक यू। लॉ फॉर्म जब आई ना, तो लॉ फॉर्म ने कॉर्पोरेटाइज किया अपने सिस्टम को। कॉर्पोरेटाइज का सिस्टम ये हुआ कि यहाँ पे ना सभी चीज का सिस्टम बना हुआ है। हम लोग उस सिस्टम में ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरे पास एक केस है और आप आ गए, आपको मैंने कुछ और कोट किया, किसी और को कुछ कोट किया, तो हमने ना एक सिस्टम अपना क्रिएट किया हुआ है। क्या रेट कार्ड बनाए, एमआरपी है एक लॉ फर्म का? देखिए, लॉयर्स का कभी एमआरपी नहीं होता है, कभी रेट कार्ड नहीं होता है, और हम एक्चुअली होता भी है तो हम बोल नहीं सकते हैं, ये हमारी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। लेकिन हमने सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि हाँ इस पर्टिकुलर केसेस के यही फीस हम चार्ज करेंगे। जब हम पैन इंडिया लॉ फर्म की हम बात कर रहे हैं, क्या आप वो सिस्टम बाहर कैमरा लगा रहे थे आपका ऑफिस में, मैंने देखा है। हाँ। तो मैं कौन सा गाड़ी में आया हूँ वो देख के आप डिसाइड करते हैं, अच्छा ये इंसान मेरे पास आएगा तो मैं इनको इतना कोट करूंगा? देखिए ऐसा है कि ये तो डिसाइड करने का ये पहलू तो जरूर होता है। और क्या होता है वो भी बता दीजिए। केस जानने से पहले क्लाइंट को जानना जरूरी होता है। मैं छोटा मीडिया फर्म का फाउंडर हूँ। मेरा कोई केस होगा, मुझे चार्ज करोगे, अगर रणवीर इलाहाबादी आ जाए और आप उनको चार्ज करो, ये अंतर कैसे आप डिटरमिन करते हो कि राजन को इतना लेंगे, बेचारी अभी छोटा कंपनी है इनका? अकेला एक एंगल नहीं होता, ये अकेला एक एंगल नहीं होता, इससे बड़े सारे एंगल होते हैं। पहला तो यह किस तरह का केस है, पहली बात। अब केस की एज क्या है, हर केस की एक उम्र होती है। दूसरा हम डिसाइड करते हैं कि क्लाइंट पे वर्किंग करते हैं, क्लाइंट क्या है, क्लाइंट कैसा है। ओके। अब पता लगा कोई क्लाइंट है, अब आपने जिसका भी नाम लिया, अगर उससे मैं मांग लूँ कम पैसे, वो कहेगा अरे यार ये तो बेकार लॉयर है।
अच्छा, पैसा ये डिटरमिन करता है? पैसा करता है डिटरमिन, पैसा डिटरमिन करता है कि लॉयर कैसा है। आज मैं अच्छा समझ के मैं मांग लूं कि कम पैसे हैं तो उनको लगेगा कि ये तो लॉयर बेकार है, ये तो ले ही नहीं पाएगा केस मेरा केस में ऐसे मत कर, मेरे से ज्यादा मत लेना प्लीज। नहीं देखो, ऐसा बहुत दुख होगा मुझे। आपने जिनका नाम लिया और आप, मुझे लगता है आप उनसे शायद ज्यादा बड़े हैं, तो आपसे फीस तो ज्यादा लोगे आप। नहीं वापस आते हैं स्टार्टअप्स के बारे में। ये एक बहुत बड़ा कम्युनिटी और इमर्जिंग कम्युनिटी है, और बहुत ग्रे एरियाज है। स्टार्टअप्स ज्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनीज होते हैं, साइबर लॉज अनडिफाइंड है, पुलिस तैयार नहीं है, इक्विप नहीं है, जजेस का शिक्षा कम है साइबर लॉ का हैंडल कर। मैं छोटे टायर 2 सिटीज का बात कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का बात, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस तैयार है, बट टायर 2 टायर 3 में नहीं है, और जुरिस्डिक्शन साइबर लॉ के लिए अप्लाई करता है, जबकि साइबर लॉ जुरिस्डिक्शन अप्लाई करना ही नहीं चाहिए। तो कोई केस आती है, अगर वो जुरिस्डिक्शन के हिसाब से कोई छोटा शहर का पुलिस थाने में उसका जुरिस्डिक्शन होती है तो वहां का कोर्ट में जाना पड़ता, और स्टार्टअप्स इस दलदल में फंसते हुए दिख रहे हैं। कैसे स्टार्टअप्स को आप हैंडल कर रहे हो प्रीएम्प्टिव तौर पे, ताकि वो लीगल केसेस में कम फंसे? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। वो कैसे? मैं कई बार, मैं ट्रेनर भी हूँ, बहुत जगह मैं ट्रेनिंग देने भी जाता हूँ, तो मैं उनको एक सलाह जरूर देता हूँ, अपना प्री लिटिगेशन एक्सपेंसेस पे खर्च करो। स्टार्टअप के साथ दिक्कत क्या होती है ना, कि स्टार्टअप को ये लगता है कि एक तो देखो फाइनेंस की कमी होती है, ये प्रीएम्प्टिव प्रिकॉशनरी, बेसिकली वो डॉक्यूमेंटेशन है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन हमें विजुअलाइज करना है आगे तक का, कि आने वाले 10 सालों में, आने वाले 5 सालों में किस तरह की लिटिगेशन हो सकती है। वो जो लिटिगेशन हो सकती है उसको हमने आज विजुअलाइज किया। होता क्या है, अब वो इम्प्लीमेंटेशन कितना मुश्किल है? मैं आपको बता, आप डॉक्यूमेंटेशन का बात कर रहे हो, एक मिनट, जैसे इन्होंने कहा भी ये कॉफी सर्व करने का समय कि ये इनका स्पेशलिटी है। हाँ। ये कॉफी ये पेटेंट नहीं कर सकते हैं, इसमें इतना कुछ है ही नहीं कि ये पेटेंट हो जाए, बट यही अगर 10 और कॉफी शॉप सर्व करने लग जाए तो आप इनको वो प्रीएम्प्टिव लिटिगेशन से, प्रीएम्प्टिव प्रोसीजर से कैसे बचा सकते हो? जिसको जिसका काम है उसको करने देना चाहिए। आइडियाज बिजनेस के पास आया, अब वो सोचते हैं कि मैं ना सब काम मैं खुद ही कर लूं, यहाँ बिजनेस फेल होती है। मुद्दा यह है कि इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कोर्ट में एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर पाना, क्योंकि वो प्रोसीजर बहुत टाइम टेकिंग है, महंगा है। नहीं, टाइम टेकिंग नहीं है, बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है, महंगा नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ होता है कि नहीं, यही कंसेप्ट गड़बड़ है। आप आज बिजनेस कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने 50 लाख का, मैं 10 लाख का काम किया आपने। 10 लाख के आप वेंडर्स हैं, कोई आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपकी एक पार्टी 10-10 लाख की 10 पार्टी हो गई, और आपका पैसा भी आ रहा है। थैंक यू, आपका पैसा भी आ रहा है। अब जब आपका पैसा आ रहा है तो आप, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, लेकिन अगर किसी एक ट्रांजेक्शन भी आपका फंस गया तो आपका तो गया 10 लाख की इनकम, जहां आप 10% और 12% पे आप खेल रहे हैं। यही इनकम होती है ना। एग्रीमेंट को कोर्ट में एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। ये आमतौर पे बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि एग्रीमेंट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर तोड़ते हैं तो कोर्ट से उसका कंपेंसेशन लेना या उसका फैसला लेना अपने आप में इतना बड़ा खर्चा है और टाइम है कि उससे बेहतर है लेन देन करके खत्म किया। नहीं, अब अगर 10 लाख का है, मान लो कि आपने 1% भी 1% भी आपने अगर एग्रीमेंट पे या प्री लिटिगेशन एक्सपेंसेस आपने कर दिया, और अगर आपका फिर भी केस चला गया कोर्ट में, आपने 5-6% और लगा दिया, तो आप मैक्सिमम मैं कहूं 10% के खर्चे में आपने किया, आपका 90% तो रिकवर हो रहा है। ऐसे तो आपका 100% जा रहा था, तो पैसा गया कहाँ, ये नुकसान कहाँ हुआ? खूबसूरत आइडियलिस्टिक जैसे स्वर्ग होती है उस किस्म का लीगल सिस्टम का बात कर रहे हैं। मैंने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया हुआ है, 1.5 साल हो गया है, मुझे ट्रेडमार्क नहीं मिल रहा है, और आमतौर पे हर लॉयर कह रहे हैं कि 2 साल का पहले ट्रेडमार्क टीएम कर दो, बट आपको 2 साल लगेंगे। पहले वो 5 साल लगता था और उस बात पे खुशी मनाया जा रहा है कि 5 साल से घट के 2-2.5 साल। अगर एक नाम मिलने में एक देश में 2.5 साल लगता है, तो आप बोल रहे हो कि एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर दिया जाए कोर्ट में और वो हो जाएगा तुरंत? देखिए क्या है कि टाइम लग रहा है। आप इस बार आपने खुद बोला और खुद ही आपने अप्रिशिएट भी किया, कल 5 साल और 7 साल लगता था, आज हम 1-1.5 साल पे बैठे हैं।
आने वाला टाइम इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है और हम डेवलप उसके लिए कंट्री बनने वाले हैं। वो इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट बनेगी जिसमें 2 साल लगता है एक ट्रेडमार्क नहीं, एक तब तक नेम को लेने के लिए। तब तक हम तैयार हो गए। आज हम 1.5 साल तक तो आए। आज ऐसा भी ट्रेडमार्क की आपने एग्जांपल लिया, आज ऐसा भी है कि 3 महीने में भी रजिस्टर हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक अच्छा काउंसिल चाहिए। आपके मन में आइडिया आया कि मुझे ये ट्रेडमार्क, ये मुझे पसंद आया, यही मुझे रजिस्टर कराना है। बाबा, ट्रेडमार्क आपका यूनिक होना चाहिए, पेटेंट आपकी इन्वेंशन होना चाहिए। अगर आपकी वापस आते हैं ये स्टार्टअप्स, तमाम स्टार्टअप्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे, स्टार्टअप्स का लिटिगेशन बड़ा अलग किस्म का होगी, राइट, जिसके लिए हमारा देश अभी कोर्ट्स अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। कोर्ट प्रिपेयर्ड है आज के क्योंकि स्टार्टअप का लिटिगेशन ज्यादातर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर है। स्टार्टअप्स व्यापारी नहीं है। मेरा कॉफी, मेरा नाम, जो मैं इंग्रेडिएंट से स्टार्टअप्स व्यापारी है। यहाँ पे देखिए ये चलिए व्यापारी है। एमएसएमई और स्टार्टअप का फर्क ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टार्टअप एमएसएमई जैसे नहीं है। स्टार्टअप एसेंशियली आइडिएशन बेस्ड है, तो उनका लिटिगेशन अलग किस्म का हो रहा है। क्या इसके लिए कोर्ट्स प्रिपेयर्ड है? देखिए, लिटिगेशन 2 चीजों में ही चलती है, एक सिविल है और क्रिमिनल है, और तीसरी होती है स्पेशलाइज्ड लॉ। अब मैंने कहा कि अब अपने स्टार्टअप्स आई, जैसे भाई आपने साइबर क्राइम का भी ऐड किया था, मैं उसको भी अभी ऐड करूंगा कि अब स्पेशलाइज्ड लॉ आया जिस पे आप काम कर रहे हैं। मैंने कहा जैसे टेलीकॉम कंपनी आई, तो ये स्पेशलाइज्ड सेगमेंट्स हैं। जैसे मैंने कहा कि सीड्स पेस्टिसाइड बेस्ड कंपनी है, किसानों का है, सीड्स आया, ये भी स्पेशल लॉ है। अब जब स्पेशल लॉ की नॉलेज थोड़ी, मैं कहूँ, कम है, थोड़ी ट्रेनिंग है, उसकी व्यवस्था कम है, केसेज कम है, लोग फिर पढ़ते कम है, तो डिलीवरी सिस्टम भी थोड़ा उस लेवल पे नहीं जा पाता। आप एक स्टार्टअप फाउंडर को क्या सलाह देना चाहते हो? वो 5 चीज क्या करे अपना कंपनी फॉर्मेशन का समय, जिसे आप प्रीएम्प्टिव प्रोसीजर्स कहोगे? पहला, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द शेयर होल्डर्स। नंबर 1, जो लोग पार्टनर्स हैं, बहुत प्यार मोहब्बत है, स्टिल शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट का। दूसरा, आपको जो वेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं उनके साथ जबानी नहीं करना है, उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करना है। तीसरा, आपको जो भी इंडस्ट्री आप ऑप्ट कर रहे हैं, जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस कॉफी इंडस्ट्री, आपको यहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेज जो रिक्वायर्ड है वो फॉलो करना, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करना। तीसरा, आपके अपने लिए कंप्लीट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सिस्टम क्रिएट करना जो लीगली हो। फोर्थ, सारे सिस्टम का आपको प्रॉपर केआरए बनाना, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया बनाना, पर्सन टू पर्सन और टास्क टू टास्क। मेन चीज आपने छोड़ दिया, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैं वहां पे आइडिएशन चोरी करना, एक स्टार्टअप का आइडिया दूसरा चोरी कर रहे हैं, वहां से कोई पार्टनर निकल जा रहे हैं, निकाल के अपना ही सिमिलर कंपनी खोल रहे हैं। आपका शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में सारी चीजें कवर होती है। मैंने वही कहा, वहां पे शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट का मतलब है कि वहां पे पूरी जिंदगी की बात होती है। कब कंपनी आपने बनाई, कितने पैसे डाले, कितने पैसे निकाले। आप कैसे रोकोगे मुझे? अगर मैं आपके साथ एक को फाउंडर हूं, मैं सक्सेस देख लिया मॉडल का, पैसा हम दोनों जलाए, फिर उस सक्सेस को उठाया, मैंने निकल गया अपना कंपनी का शेयर बेच के और सिमिलर बिजनेस मैंने खोल दी। आप नहीं कर सकते, उसमें ये नॉन कम्पीट क्लॉज होता है, उसमें शेयर होल्डर एग्रीमेंट में वहां लिखना होता है। हम तमाम कंपनियां, मैं जानता हूं एटलीस्ट 3 ब्रांड, मसाला, डिटर्जेंट, हाउस होल्ड क्लीनिंग का आइटम आईटीसी ने खरीदा छोटे एमएसएमई कंपनी से, और वो ब्रांड खरीद लिया। पूरा कंपनी टेक ओवर करने के बाद उसका ओनर जाके सिमिलर प्रोडक्ट 2 साल बाद दोबारा लॉन्च कर दी दूसरे नाम से। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स बड़ी सजग है इस बात के लिए कि अगर आपका इंफ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, पासिंग ऑफ का आपने केस फाइल किया है, पहले दिन आपको स्टे मिलेगा। पहले दिन से आपको राइट्स मिल जाएगा कि दूसरे पार्टी को काम बंद करना पड़ेगा। पहले दिन से 99% केसेस। और वो पहला दिन प्रूफ कैसे होगा? आप जिस दिन कोर्ट पहुंचेंगे, आपको जाना तो पड़ेगा अपने राइट्स को लड़ने के लिए। मैं अगर एक प्रोडक्ट में पार्टनर हूं, मैं सिमिलर प्रोडक्ट मैं उस कंपनी में मेरा शेयर होल्डिंग बेच के सिमिलर प्रोडक्ट जाके दूसरा कंपनी का नाम से बनाता हूं, जहां मैं दोबारा फाउंडर बन जाता हूं। यहाँ देखिए, यहाँ नॉन कम्पीट क्लॉज है, वहां पे तो खैर आपको स्टे नहीं मिलता है। अगर ब्रांड एक है, अगर ब्रांड वाइज इशू आ रहा है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट की बात कर रहे हैं, वहां मिलता है। दूसरी बात, अगर हम लोग नॉन कम्पीट क्लॉज है और कोई स्टार्ट कर रहा है,
रजनीश, क्या इंडिया तैयार है? नॉन कम्पिटिंग क्लॉज देखिए अब तैयार है और आज के डेट में लोग कर रहे हैं बात। कमर्शियल कोर्ट्स अभी भी मुझे लगता है बहुत पिछड़ा हुआ है। पहले क्या था कि कोर्ट फी, आपको केस फाइल करना है तो पहले तो कोर्ट फी फाइल करो 2.5-3%, तब जाके आप केस फाइल करो। इन्होंने कहा नहीं ठीक है, कई बार क्या है ना, छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं पार्टीज में। उन्होंने कहा ठीक है जी, आपको इतना कुछ करने की जरूरत है, हम ना एक क्वालिफाइड मीडिएटर हम अपॉइंट कर रहे हैं इसमें। तो उन्होंने कहा कि हम प्री मेडिएशन सूट फाइल होता है। ओके, प्री मेडिएशन में आपको सिर्फ 1000 रुपए की फीस, ये एक बेहतरीन चीज है। और आपको वहां पे सेटलमेंट के लिए अब बात होती है वहां। तो प्री मेडिएशन क्या एक्स लॉयर हो रहे हैं या एक्स जजेस हो रहे हैं? नहीं, प्री मेडिएशन के लिए मेडिएशन सेंटर बने हुए हैं। उसमें मेडिएशन करते कौन है? लॉयर करते हैं या जजेस? नहीं, लॉयर करते हैं जनरली वहां पे। तो लॉयर तो किसी एक का पक्षपात करेंगी? नहीं, क्यों करेंगे? कौन किसको जानता है वहां पे? देखिए, लॉयर को अप्रोच करना आसान है। आसान की बात कहूँ तो आपको हर्षद मेहता की कहानी याद होगी। वहां तो जो ब्रीफकेस था वो कहाँ गया था, किसको नहीं पता है। तो अप्रोच करना किसको आसान है? सभी को आसान है, अप्रोच करने वाला चाहिए। अवनीशी, आते हैं अभी स्टार्टअप फ्रॉड्स के बारे में। बड़ा फ्रॉड्स हो रहे हैं, मोटे पैसे लेके निकल जा रहे हैं फाउंडर्स। कई केसेस आई है सामने और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, केसेस चलते रहते हैं। देखिए सवाल यहाँ ये और है पैसे जाते हैं इन्वेस्टर का, वीसीस का, वेंचर कैपिटलिस्ट का, जो क्योंकि फाउंडर्स का पैसे तो बहुत कम होती है। इसमें आपको बताऊं कि जो आपने नाम लिया स्टार्टअप्स जा रहे हैं, तो स्टार्टअप्स या जो भी जा रहे हैं, स्टार्टअप्स ही नहीं जा रहे हैं। जो पीछे जितने बड़े लोग गए, चाहे वो किंगफिशर के ओनर हो, विजय माल्या हो, वो एक अलग चीज है, बट उसमें उनका पैसा, मोटे पैसा खुद का भी लगा हुआ था। बट बहुत सारे आप स्टार्टअप्स का अगर इक्विटी होल्डिंग देखेंगे, ज्यादातर वीसीस का, वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा लगा हुआ है और इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। जो पैसा दे रहा है वो कोलेटरल कहीं ना कहीं होता है या नॉन कोलेटरल भी होता है। बिल्कुल कोई कोलेटरल नहीं होता। इन्वेस्टर्स इक्विटी के ऊपर दे रहे हैं और मोटे किस्म का फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे फाउंडर कंपनी चला रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव है, सीईओ है, फाउंडर है, जो चेक साइन करते हैं और पैसे होते हैं इन्वेस्टर्स का। और फ्रॉड्स हो रहे जहां कई केसेस सामने आए हैं। अब वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसे को कैसे सेफगार्ड किया जाए? राजन, क्या है कि इसमें ना दो चीजें आ रही है। एक तो फ्रॉड हो रहा है, दूसरा है कि फ्रॉड लग रहा है। मान लीजिए मैं एक फाउंडर हूँ, मुझे मोटे पैसे मिले, मैं कंपनी को ढंग से भी चला रहा हूँ, मगर 5 साल बाद वीसी ये देखता है कि मैंने मेरा घर का सारे सामान कंपनी का पैसे से खरीदा हूँ, मैं ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस किया हूं जो कंपनी मुझे परमिट नहीं करता है, मैं मात्र 6% का शेयर होल्डर हूं उस कंपनी में एज अ फाउंडर, 94% पैसे और किसी का लगा हुआ है, बट क्योंकि मैं कंपनी चला रहा हूं, मैं मनमानी किया और मैंने अपना तमाम पर्सनल एक्सपेंसेस उस कंपनी से। तभी तो मैंने आपको बोला कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसीलिए तो जरूरी है। जो नई बात हो रही है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसीलिए जरूरी है। इसलिए इंडिया भी सजग है इस बात में कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मुझे अप्लाई करना है, जो मेरे ऑडिट्स हों। कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो इंडिया में बड़े कंपनी में भी, एक्सेप्ट टॉप 100 स्टॉक मार्केट जो लिस्टेड कंपनी है, 100 या 200 ले लीजिए, उसका नीचे जाइए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नामो निशान नहीं है। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं स्टार्टअप्स को कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लाने का? देखिए क्या है कि मेरे ख्याल से टॉप 200 स्टॉक लिस्टेड कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं, उसमें गवर्नेंस
सही तरीके से चल रहे हैं। गवर्नेंस सही तरीके से चलना, नई तरीके से चलना, देखिए इंडिया में क्या है कि दो लाला बेस्ड कंपनी काम करती है। अब लाला जी जो होते हैं उनको लगता यही है कि ये मेरी कंपनी है जी, बिल्कुल, इसको मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। बिल्कुल। गवर्नमेंट ने ऑल्दो टाइट किया है पोजीशनिंग को। उन्होंने कहा नहीं जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उन्होंने बनाया कि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो ना करना हो है। तो किस किस्म का प्यूनिटिव मेजर्स? आपके लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, उनकी डायरेक्टरशिप जा सकती है, उनपे सेबी या दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके। विसल ब्लोअर कौन होगा? एम्प्लॉइज हो सकते हैं, उनके नॉन लोग हो सकते हैं, उनके पार्टनर्स हो सकते हैं और होते हैं। तो उनको तो दबा दिया जाएगा विसल ब्लोअर को। नहीं, दबाने का देखिए सिस्टम क्या है ना कि अगर आप हम निगेटिव थॉट लेंगे कि दबा दिया जाएगा तो दबाया जाता है, लेकिन आज के डेट में भी आपको कॉर्पोरेट जो भी विसल ब्लोअर है निकल के आए हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज को सेफगार्ड हुआ है इस वजह से भी। एग्जाम्पल क्या है ना, देखो मैंने आपको पहले बता दिया, मैं कंपनीज के लिए काम करता हूँ, 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट कंपनी है, मैं किसी एक का नाम लूंगा। और उन कंपनियों का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो मिसयूज हो रहा है उसको भी आप प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि लॉयर तो किसी भी साइड में होती है। नहीं, प्रोटेक्ट का काम देखो हम नहीं करते हैं, हम बड़े तरीके से काम करते हैं। हम लोग, हमारा काम है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहे, हम उन्हीं कंपनीज के लिए काम करते हैं जो अच्छा काम करें। जल्दी क्रिमिनल लॉज, जिसमें जो बदलाव आए हैं क्रिमिनल लॉज में, नया लीगल फ्रेमवर्क जो बनी है, पुलिस को बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया और अकाउंटेबिलिटी है नहीं, अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रोसेस नहीं बनाया गया है और एम्पावरमेंट ज्यादा दे दिया गया। सिर्फ एक चीज आया है कि आपको टाइम बाउंड वे में केस को क्लोजर देनी है, ये एक अकाउंटेबिलिटी पुलिस के ऊपर दिया गया है, बट उसमें भी कई लूप होल्स है। अगर टाइम बाउंड वे में ना करना हो किसी को, वो लूप होल्स को पुलिस यूज कर सकता है। आपको क्या लगता है नया क्रिमिनल लॉ आके किसी भी तरीके से क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस को स्ट्रेंथन किया है? क्या आपको लगता है पुलिस को जब पावर नहीं था तब कोई सही ढंग से काम करती थी? अगर पुलिस ने सही ढंग से काम किया होता तो देश तो कब से अच्छा चल रहा होता। पुलिस को बिना रिश्वत देके काम होती है? देखिए ये बड़ा सब्जेक्टिव इश्यूज हैं, इस पे रिश्वत देना और लेना दोनों गुनाह है। और पुलिस को बिना रिश्वत देके काम होती है? अब इसका जवाब मैं कैसे दूं? आप कैसे काम करते हैं? नहीं देखो, मैं तो मानता हूं कि मेरे पर्सनल में मानूं, अगर बीइंग ए लॉ फर्म, बीइंग एन एसोसिएट, हम बिलीव नहीं करते हैं और हम जिन क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। आप रिश्वत नहीं देते हो? नहीं, भले केस फंस जाए। केस फंसाना क्या, हम उसको ऊपर कोर्ट में ले जाएंगे, चैलेंज करेंगे। कैसे करोगे अगर एफआईआर ही गलत उस पे हो? क्वेश्चन के लिए हम फाइल करेंगे, गलत है तो। देखिए आज के डेट में क्या है, हम अगर इन्वेस्टिगेशन, आम तो आप नहीं हो, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन बॉच्ड अप करते हैं तो आप क्या फाइट करोगे? आज के डेट में जब हम बात कर रहे हैं इंडिया इकोनॉमी की, पुलिस एक सिस्टम है, उसका खिलाफ तो आप लड़ नहीं सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ सकते हैं, पुलिस के खिलाफ वकील ही लड़ते हैं। सबसे ज्यादा पुलिस वालों को डर लगता है तो वकीलों से ही लगता है हमको, इसलिए कि हम सजग हैं, हमारे पास नॉलेज है उस चीज की, और कल के डेट में अगर गलत करते हैं किसी के लिए तो हम ही उनको आगे तक लेके जाते हैं। कॉर्पोरेट लॉ में भी तो बहुत सारे क्रिमिनल एस्पेक्ट्स होती है। बिल्कुल होती है। मैंने सुना रिसेंटली एक केस जहां बॉम्बे का एक इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ राजस्थान में एक छोटा सा शहर में केस फाइल कर दिया गया, ऐसे ऐसे धारा में जो लगता ही नहीं है, लग ही नहीं सकता है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे सिवाय पुलिस को पैसा देके रफा दफा करने का, और उस पैसे का हिस्सा जो केस फाइल किया है उनके पास भी जाएगा। अब इन किस्म का चीज में जहां छोटे शहर में पुलिस को, आप क्या करते हो? आप वहां का छोटे लॉयर को इन्वॉल्व करते हो ताकि पुलिस को सेटिंग किया जाए? कैसे होती है ये सिस्टम, चलती कैसे? नहीं, हम लोग काम करते हैं मैक्सिमम मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। तो जो यूएस बेस्ड कंपनीज हैं या बाहर से कंपनीज हैं, उनके पहले से एंटी ब्राइब पॉलिसीज होती है। हाँ, एंटी ब्राइब पॉलिसीज वाली कंपनीज के साथ ना ब्राइब ले सकते हैं, ना दे सकते हैं, ना हम बातें कर सकते हैं। तो मेरी नक्सन एसोसिएट जो मेरी फर्म है, हमारी 99% क्लाइंट होने के लिए है। तो हमारा क्लियर है कि हम सेटिंग नहीं करते, हम नहीं करते हैं सेटल, ना हम कोई ब्राइब देते हैं ना हम ब्राइब लेते हैं। अगर करेंगे तो मैं वैसे क्लाइंट्स भी मेरे से चले जाएंगे। यूएस कंपनी जो इन किस्म का कंपनी, बहुत खूबसूरत चीज आपने कहा, इनका परसेप्शन क्या है इंडियन पुलिसिंग सिस्टम या इंडियन जुडिशरी के बारे में? देखिए पुलिस सिस्टम में मैं बताऊं, पुलिस सिस्टम पे तो बिलीव नहीं है किसी का भी, क्योंकि वो चाहे हम कहीं की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात कर लें, तो दिल्ली की बात करें और बॉम्बे की बात करें तो यहाँ पे मैं कहूँ लॉयर कम्युनिटी ज़्यादा स्ट्रांग है। बट यही बात कहूँ कहीं स्मॉल सिटी में चले जाए तो वहाँ पुलिस तंत्र ज़्यादा मजबूत है।
किसी को उठा के पकड़ के अंदर डाल देना है, किसी को ले जाना है, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करना है, कोर्ट में नहीं रिपोर्ट करती है, वो अपने हिसाब से काम करती है। कल के डेट में उनकी फंसते हैं तब बात रोते हैं वो लोग। सवाल यह है कि बिना ब्राइब का काम नहीं करते हैं, जब तक पैसा नहीं लें तब तक वो चलते नहीं है। तो ये अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। अब क्या है कि अब इसी सिस्टम में हमें काम करना है। बदलाव कैसे आएगा? बदलाव आएगा ना, बदलाव कैसे? आएगा। नया लॉ क्या इसको बदल सकता है? नया लॉ नहीं बदल सकता है। तो बदलाव कैसे? बदलाव आएगा गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति से आएगा। गवर्नमेंट जिस दिन से लगाने लगे पुलिस थानों के अंदर कंट्रोल करने लगे, उनके सिस्टम को कंट्रोल करने लगे। गवर्नमेंट मतलब मोदी जी, कैबिनेट, लॉ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर? पुलिस आती है होम मिनिस्टर के अंदर। आप तो पॉलिटिकली भी बड़े सारे लोगों को कवर करते हैं। गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मैं बोलूंगा तो संविधान है, आप बोलेंगे तो आपने जो बात बोली वही बात सच्चाई है। हो सकता है मोदी जी भी गवर्नमेंट हो। अवनीश जी, साइबर क्राइम, क्या लीगल सिस्टम इंडिया का प्रिपेयर्ड है साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए? मुझे जहां तक समझ में आ रही है, पुलिस तंत्र छोटे शहर में प्रिपेयर्ड नहीं है। उनको समझ में नहीं आती है बेसिक चीज कि साइबर होती क्या है, डिजिटल होता क्या है। सेशंस कोर्ट का जजेस को समझ में आती है ना, लॉयर्स है एडिक्वेट जो वो नॉलेज लेके। बट जो डिजिटल इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब इसका इलाज क्या है? कैसे पूरा तंत्र को जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए साइबर लिटिगेशन को सॉल्व करने के लिए? देखिए, जवाब ये है कि पहले आपने बोला कि हाँ या ना, तो ना, प्रिपेयर्ड नहीं है। दिखता है प्रिपेयर्डनेस बट वो है नहीं। एक नंबर भी बताते हैं, आप इस नंबर पे कॉल करो, कभी ट्राई करना आप। मैंने ट्राई किया था, बीच में फ्रॉड हुआ किसी के साथ तो मैंने ट्राई किया, रजिस्टर्ड हुआ, मेरे पास आज 2 महीने हो गए, अभी तक कॉल नहीं आई हो। तो गवर्नमेंट ने आपके मोबाइल पे तो लगा दिया, बट एक्चुअली क्या है ना, इसकी ग्रास रूट पे जहां तैयारी करानी थी वहां पे तैयारी नहीं हुई। ट्रेनिंग पहला हैंड कौन है? पहला हैंड यहाँ पे पुलिस है, जो साइबर क्राइम के लिए स्पेशलाइज्ड इन्होंने साइबर पुलिस बनाई है। छोटे छोटे शहर में तो है ही नहीं कोई अलग से साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। दिल्ली बॉम्बे में है, बट छोटे शहर में तो आपको ये कह रहा हूँ, जहाँ पे है भी ना, उनको भी ट्रेन नहीं किया है। और जजेस, अब पहले तो उन्हीं की बात कर लें, हैंडलिंग तो उन्हीं को करनी है। वो हैंडल करते हैं, सिविल केसेस की तरह करते हैं हैंडल, क्रिमिनल केसेस की तरह हैंडल करते हैं, तो उनकी हैंडलिंग ठीक नहीं है। अब उनकी जो मजबूरी है कि पूरी कोर्ट में जाना है, अब कोर्ट में चले गए। कोर्ट में भी जो बताऊं कि ये ना स्पेशलाइज्ड लॉ है। मैं कहूँ बड़े शहर के लॉयर्स और जो जजेज हैं वो फिर भी इक्विप्ड हैं, उनकी तैयारी है, बट इसकी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम में भी गवर्नमेंट ने उस तरीके से इन्फ्यूज नहीं किया है जिस तरीके से करना चाहिए था। और आज आप कितने भी एडवर्टीजमेंट कर लो, दिन रात एडवर्टीजमेंट कर लो, जब तक आप ये सिस्टम नहीं करेंगे, उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनको इक्विप नहीं करेंगे, तब तक नहीं होता है। आज एक छोटे से केस में बड़ी कंपनी के जिनकी टर्नओवर आज 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज की, उनके सीधे डायरेक्टर को कॉल आता है, कहाँ से? स्मॉल शहर में। ये बोलते हैं कि आपका ना, आपके अगेंस्ट में साइबर क्राइम का ये हुआ, आपकी ट्रांजेक्शन हुई है, आप हमारे यहाँ जी आ जाओ। अब बताओ, 10,000 करोड़ के धंधे वाला बंदा डायरेक्टर। उस हालत में एक लॉयर होने का नाते अगर उस फर्म का आप लॉयर है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? वहां पे हम नहीं ले जाते हैं, तत्काल तो इनिशियली नहीं ले जाते हैं, हम जाके रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पुलिस को बताते हैं। पुलिस क्या मानती है उस बात को? आप तो बोलते हो आप रिश्वत भी नहीं देना चाहते हो पुलिस को। नहीं, तो क्या पुलिस बिना रिश्वत को मानेगी आपका बात? ये थोड़ा सब्जेक्टिव इशू है, लेकिन फिर भी अगर जो जहाँ देना है नहीं देना है, ये मैंने कहा फिर सब्जेक्टिव है। मतलब जहाँ देना है फिर आप दे देते हो घुमा फिरा। देखिए, ब्राइब तो मैं नहीं देता हूँ किसी को। ब्राइब तो मैं किसी को नहीं देता हूँ। तो इसका मतलब एक खाई है और लेना दोनों। इसका मतलब एक खाई है साइबर लॉ में, जो पुलिस तंत्र से शुरू होके जजेस भी इसमें इक्विप्ड है। नहीं, इक्विप्ड की नहीं है सवाल। यहाँ पे क्या है कि नॉलेज की बात है। एक जजेस को, जो मैं कहूँ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, वहाँ पे ना एक जजेस के अंदर में अगर स्पेशल लॉ किसी को दिया हुआ है तो उसको 20 स्पेशल लॉ का काम दे दिया उन्होंने। अब 20 स्पेशल लॉ की नॉलेज होना एक जज के लिए भी मुश्किल काम है। और उनको कौन एजुकेट करता है? वही लॉयर्स जो प्लीडिंग फाइल करते हैं, जिनके पास भी नॉलेज, जिनके पास खुद की नॉलेज कम है। और इतना तेजी से जो डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रहा है, और ये जो चीज आप बोल रहे हो तंत्र नहीं है, तो होगा क्या अगला 5 साल में? आज भी जो आप कंप्लेन करेंगे, उस कंप्लेन की कोई सुनवाई नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से हम ट्रैक करेंगे, और पता भी है तो करना नहीं चाहते हैं।
इसलिए आम आदमी का पैसा हो चाहे किसी का पैसा हो, साइबर फ्रॉड तो यही होता है। हो सकता है 10,000 का भी हो सकता है 10 लाख का भी हो, और साइबर फ्रॉड में लोग फंस रहे हैं और जा रहे हैं। अवनीश जी, इतना काम कर रहे हो आप, इतना सारे एसोसिएट्स रख के, 3 पार्टनर है आपका, नक्स एज ए लॉ फर्म इतना बड़ा हो चुका है, फिर भी आप ये कंपनी सेक्रेटरी के इलेक्शन पे क्यों लड़ रहे हो? इतना बाह्य क्यों फैला रहे हो? क्या लिंक है दोनों का? एक लॉयर होने के नाते आप कैसे बेहतर सर्व कर पाओगे कंपनी सेक्रेटरी का जो पोजीशन के लिए आप अगले इलेक्शन में लड़ रहे हो? कंपनी सेक्रेटरीज का क्या है कि मैं अभी करेंटली मैं रीजनल काउंसिल मेंबर हूँ नॉर्दर्न इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का, और सेक्रेटरी की पोजीशन पे हूँ, इलेक्टेड सेक्रेटरी हूँ। अब क्या है ना, कंपनी सेक्रेटरी और एलएलबी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। आल्दो अब तो सिर्फ कोई कंपनी सेक्रेटरी कोर्स भी कर रहा है, वो भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है। कंपनीज आजकल कंपनी सेक्रेटरी, अगर कोई भी कंपनी कोई सोच भी रहा है बिजनेस स्टार्ट करने का, तो वो कंपनी सेक्रेटरी के बिना बिजनेस स्टार्ट जनरली नहीं हो पाता है। नक्स का फ्यूचर क्या है? इंडिया की टॉप 5 लॉ फर्म्स के अंदर हम लोग आने वाले हैं अगले 5 से 10 साल के अंदर। आएंगे भी। 5 का डेफिनेशन क्या है? टॉप 5 का हर कोई बोलता है मैं टॉप 5 में हूँ। नहीं, क्या रेवेन्यू है? रेवेन्यू है या अवार्ड्स है? रेवेन्यू है, अवार्ड्स तो मैं नहीं कहूंगा। रेवेन्यू तो आधा पता ही नहीं चलता लॉ फर्म का। कुछ चेक में मिलती है, कुछ कैश में मिलती है, तो उसको आप कैसे टॉप 5 में गिनाओगे? आपको बताता हूँ, देखिए सिस्टम क्या है कि आप कैश में भी लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कैश तो हमारे पास होता ही नहीं है। इस सिस्टम में ना कैश और चेक दोनों चलता है। इस सिस्टम में मतलब लिटिगेशन में नहीं, जो लॉयर्स पैसे लेते हैं, जो आप पैसे लेते हैं, जो आप लेते हैं। हाँ, अब मैं एक व्यापारी का काम कर रहा हूँ, जो बेचारा कैश में ही धंधा करता है, तो पैसा तो मुझे कैश में ही देगा ना। लेकिन बात जब हम कॉर्पोरेट की करते हैं, बात जब हम करते हैं बड़ी लॉ फर्म बनाने की, और बात जब हम करते हैं कंपनीज की, तो कंपनीज के सिस्टम में कैश नहीं होता है। तो हमारी फर्म सिर्फ उस पे लेती है, ऑन अकाउंट पैसा लेती है और ऑन अकाउंट काम करती है। बट ऐसा भी नहीं है कि कल के डेट में मेरे पास कोई चांदी चौका व्यापारी आ रहा है या कोई ऐसा आ रहा है जो बोल रहा है कि नहीं जी सर मेरे पास कैश ही है, दे दो, क्या फर्क पड़ता है, हम तो अकाउंटेंट हैं। बट दूसरा एस्पेक्ट भी है कि बहुत सारे लॉयर्स जो सिर्फ कैश में ही काम करते हैं।